अब हम डेमोग्राफी की चर्चा करते हैं। असम की जनसंख्या में मुख्यतः 61 से 62% करीब हिंदू, 34% मुसलमान और 3 से 4% ईसाई हैं। वहां एससी की जनसंख्या लगभग 7.5%, जबकि एसटी की जनसंख्या 13-14% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा बोडो जनजाति का है। डेमोग्राफी को अगर हम एक दूसरे ढंग से देखें तो जो मूल असमी लोग हैं वे अब वहां अल्पसंख्यक होने की स्थिति में है और लगभग उनकी संख्या 40-45% ही रह गई है। कहने का मतलब यह कि असम में जो गैर असमी लोग हैं वो अब बहुसंख्यक हो गए हैं। इसमें बंगाली, हिंदी भाषी, नेपाली आदि लोग जो है प्रमुख हैं और यहीं से इस बार के सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा का जो है इस जोड़ जो है यहीं से जुड़ता है। अब अगर हम इस चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा की चर्चा करें तो सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा है सीएए और एनआरसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है लाया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि पड़ोसी देश से आए हुए गैर मुस्लिम अन्य धर्मों सहित हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जा सकती है और ऐसे में जो बड़ी संख्या में बांग्लादेश से बांग्ला भाषी हिंदू असम आए हैं उनको नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया। इसका व्यापक विरोध असम में हुआ, जो मुख्यतः वहां के जो मूल असमी लोग थे उनके द्वारा किया गया और यह अपर असम के क्षेत्र में इसका ज्यादा जोर था। इस बार के चुनाव में यह एक मुख्य मुद्दा है। हालांकि भाजपा इस मुद्दे से अपने को अलग कर रही है, लेकिन जो विपक्षी दल है इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आएगी तो इस एक्ट को समाप्त कर देगी। इसी तरह से एनआरसी का मुद्दा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में असम में एनआरसी कराया गया, उसमें लगभग 19 लाख लोगों का नाम आया। कहा जाता है कि उसमें से अधिकांश हिंदू ही हैं। इस बात को लेके जो बांग्ला भाषी हिंदू है उनके बीच भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो असम भाजपा के नेता हैं वे कह रहे हैं कि वे इस एनआरसी को नहीं मानते और इसके स्थान पर वो दूसरी एनआरसी करने की वकालत कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों मुद्दों से जहां भाजपा बचने की कोशिश कर रही है, इसके काउंटर में वे कांग्रेस और एआईयूडीएफ का जो समझौता हुआ है उस मुद्दा को प्रमुखता से उभार रही है। उनका कहना है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो एक सांप्रदायिक पार्टी है उसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और चूंकि ये घुसपैठी मुसलमानों की पार्टी है इसीलिए उनके साथ गठबंधन करने से घुसपैठ को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस का यह दावा कि वे घुसपैठ को रोकेंगे बिल्कुल फर्जी साबित होगा। इसके साथ साथ इन तीनों राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ कुछ जमीनी मुद्दे हैं, जैसे भाजपा अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को मुद्दा बना रही है। साथ ही वे मुख्यमंत्री की छवि को भी जनता के सामने ले जा रही है और यह प्रश्न पूछ रही है कि सर्बानंद सोनोवाल के सामने कांग्रेस में कौन से नेता है। इसके उलट कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को उठा रही है और इसी को भुनाने के लिए कांग्रेस के द्वारा 5 वादा किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ कुछ वादे किए गए हैं। जैसे चाय बागान के मजदूरों के लिए दैनिक जो उनका मजदूरी है उसका दर बढ़ाने का बात किया गया है। साथ साथ 5 लाख सरकारी जॉब और 25 लाख गैर सरकारी जॉब का वादा किया गया है। सीएए समाप्त करने का वादा किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया गया है तथा सभी गृहिणी को प्रति माह 2000 रुपया देने का वादा किया गया है। इस चुनाव की एक खासियत यह है कि पहली बार असम में दोनों प्रमुख दल गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ जहां एनडीए का गठबंधन है जिसमें भाजपा के साथ असम गण परिषद और यूपीपीएल है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ, बीपीएफ और सभी वामपंथी दल शामिल हैं। एक तीसरा गठबंधन भी है जिसमें सीए
कि विरोध में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से जो आक्रोश उपजा, उसको भुनाने के लिए इन आंदोलनकारियों ने दो राजनीतिक दल बनाए, असम जातीय परिषद और राइजर दल। ये दोनों दल भी गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। असम जातीय परिषद जो असम का पहले का आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन रहा है, उसके मेंबर ने बनाए हैं, जबकि राइजोर दल जो है वो कई एनजीओ और किसान संगठन मिलकर इस दल को बनाया है। अब हम इन गठबंधन के चुनावी संभावना की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एनडीए की बात करते हैं। इसका सबसे मजबूत पक्ष भाजपा है। भाजपा के पास राज्य और केंद्र के स्तर पर मजबूत नेतृत्व है, उसके पास संसाधन है और उसके पास एक मजबूत संगठन है। साथ साथ वह कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन के मुद्दे को उठाकर चुनाव को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन इस गठबंधन के कुछ कमजोर पक्ष भी हैं। इसका सबसे कमजोर पक्ष है असम गण परिषद। जैसा कि हम जानते हैं कि असम गण परिषद आंदोलन से उपजी पार्टी है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव काफी कम होता चला गया और 2016 के चुनाव में यह भाजपा की पिछलेगू बन गई। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि असम जातीय परिषद और राइजोर दल के उभरने के बाद इसकी स्थिति और कमजोर हो गई, क्योंकि सीएए विरोध के समय भी यह भाजपा के समर्थन में ही रही। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि मूल असमी जनता के बीच इनका समर्थन पहले की तुलना में कम होगा। ऐसे में 2016 में जितनी सीटें इन्हें मिली थी, उसको शायद ये रिटेन नहीं कर पाएगी। साथ ही हम देखते हैं कि इसके दो प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत और वृंदावन गोस्वामी, दोनों को इस बार टिकट भी नहीं दिया गया है। यहां तक कि इनके क्षेत्र भी असम गण परिषद से लेकर भाजपा स्वयं लड़ रही है। इसके बाद इनके दूसरे गठबंधन के दल हैं यूपीपीएल। यूपीपीएल जो बोडोलैंड है, बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, उस क्षेत्र की एक पार्टी है। अब तक उस क्षेत्र में बोडो पीपुल्स फ्रंट का दबदबा रहा है। 2003 में केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते के बाद इस क्षेत्र में बोडो टेरिटोरियल रीजन का गठन किया गया और तब से लेकर अब तक उस क्षेत्र पर बोडो पीपुल्स फ्रंट का ही प्रभाव रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बोडो टेरिटोरियल रीजन के लिए जो चुनाव हुए, उसमें बोडो पीपुल्स फ्रंट सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी, लेकिन भाजपा का गठबंधन वहां की एक पार्टी यूपीपीएल के साथ थी और भाजपा यूपीपीएल के साथ मिलकर अन्य विरोधी दल के साथ मिलकर वहां सत्ता पर काबिज हो गई है। ऐसे में बीपीएफ जो है 17 वर्ष के बाद बोडो टेरिटोरियल रीजन के सत्ता से अलग हुई है। पिछले चुनाव में बीपीएफ भाजपा के साथ थी और उस क्षेत्र की सभी सीटें इसी गठबंधन ने जीती थी। इस चुनाव में बीपीएफ कांग्रेस गठबंधन में आ गई है। ऐसे में भाजपा गठबंधन को उस क्षेत्र में नुकसान की आशंका है।